बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में बहुत सारी कुव्वतें आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये कुव्वतें जब पाकिस्तान की अवामी कुव्वत के सामने आएगी तो क्या इनको पसपाई का सामना करना पड़ेगा और किस किस्म के रिएक्शन के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। व्यूअर्स, इसका एक जायजा मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट आमने सामने आ चुकी है और कौन सहूलतकार है और किस तरह से हालात को फेवरेबल बनाने के लिए काजी साहब के आखिरी 50 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगले 3 से 4 हफ्तों में क्या पाकिस्तान का नक्शा जो है उस सियासत का बदलने जा रहा है, इसका एक जायजा भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। ये किन को जारी किए गए और तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का असल जो पैगाम है वो क्या है। जो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको उठाया गया और उनके बाद एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, वहां पर भी जमानत हो गई है। तो क्या स्क्रिप्ट राइटर्स को दोबारा से बैठकर नया स्क्रिप्ट तैयार करने की ज़रूरत है? अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हायर करने की क्या इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है और क्या उन्हें करना चाहिए, इसका भी हाल हवाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की है। और अहमद वकास जंजुआ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास को घर से उठाया गया और क्लैशनकोफ उनसे बरामदगी का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया। 2 रोज़ आप हफ्से भेजा में रखते हैं और फिर उसके बाद FIR दर्ज की गई, जिसका हमें बाद में इल्म हुआ। अदालत से रुजू करने पर अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ मुकदमे का इल्म होता है और उन्हें CTD के ज़ेर हिरासत रखा गया, ये भी बाद में पता चला। और उन्हें पार्टी तर्जुमान रऊफ़ हसन और दीगर के मुताबिक उनके साथ गिरफ्तार जाहिर जो है वो किया गया। रऊफ़ हसन ज़मानत पर रिहा हो गए। अब ये भी एक जुल्म किया ना, जो इनका स्क्रिप्ट राइटर है इन्हें ये सब गलतियां करवाता है कि हमने रऊफ़ हसन के साथ ही इन्हें गिरफ्तार किया था, हालांकि इन्हें उनके घर से पहले उठाया गया। सरकारी वकील का जी मौक़िफ़ क्या था कि मुलजिम से 300 ग्राम बारूद समेत क्लैशनकोफ बरामद करनी है, लिहाजा अदालत से ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद करने की दरख्वास्त की जाती है। अब ये बरामदगी हुई है या नहीं हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर देखना होगा कि क्या मौक़िफ़ आता है। और फिर अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का जो है वो हुक्म दे दिया है। अज़हर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी का जी तफसीली फ़ैसला भी आ गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अज़हर मिशवानी के 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर ऑर्डर जारी कर दिया है। और व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि तफसीली फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मगवियों को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश करने का वाज़े हुक्म दिया, लेकिन ना उन्हें बाजियाब करवाया गया और ना ही उनके वेयर अबाउट से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, जो कि बादी नज़र में अदालती डायरेक्शन की वाज़े खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और IG इस्लामाबाद 15 अगस्त को अदालत में पेश होकर ये बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाए। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अज़हर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, DG FIA और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले बाबर सत्तार, आपको याद होगा, उन्होंने भी इसी किस्म के ऑर्डर्स जारी किए। अब रियासत, अदालतें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में अपोजिशन सब आमने सामने आ गए हैं। अगर इनका सामना पाकिस्तान की अवाम से हो गया तो फिर इनका क्या बनेगा, ये आज का सबसे अहम सवाल है। अभी आपको ये भी खबर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुर्तियां कैसे दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया, आपको चाहिए था कि आप एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाते अमल दरामद करके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इनको मौका दिया कि जाओ जाकर कानून साजी करो और फिर हम उस कानून साजी के मुताबिक सब कुछ देख लेंगे। व्यूअर्स, अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर फौरी अमल दरामद करते हुए नून लीग के 3 उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ना मीटिंग हुई, ना कोई कानूनी टीम से मुशावरत की गई, ना ब्रीफिंग ली गई और सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन सीटों वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर देता है और लीगी अरकान की रुकनीत बहाल कर दी गई है, क्योंकि ये सीटें नून लीग को दी गई हैं। इसीलिए
जो आईनी ओहदे पर बैठे हुए एक गैर आईनी शख्स की तरफ से ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुआ ये है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बार बार मीटिंग्स की गई और फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। फैसले पर मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और दूसरी तरफ हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो कर दी और आपने एक तरह से मौका फराहम किया कि आपने जो कुछ करना है आप करें, बाद में हम इसे जो है वो देख लेंगे। मैं आपको ना व्यूअर्स एक और ख़बर भी ये दे दूं और ये ख़बर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था, अब ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसको लगाया गया है। और इस फैसले की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको जिस तरह आगे चलकर मैं एक खाका भी आपके सामने रखूंगा, चूँकि जो 50 दिन हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा के, और इन 50 दिनों के अंदर हर वो काम किया जाएगा जिससे नून लीग और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और इस फैसले और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अगर आपको याद हो तो इन्होंने स्टे दे दिया था और स्टे देने के बाद इन्होंने ये कहा था कि जो लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस साहब आ रही हैं, आप जाकर उनसे मिलें। इलेक्शन कमीशन को भी कहा और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नीलम आलिया साहिबा ने क्या किया, उन्होंने ये मामला जो बातें वो कर रहे थे उन्हें मानने से इनकार कर दिया और जो ट्रिब्यूनल में जजेस लगाए गए उन्हीं पर इत्तफाक किया जाए ये जवाब दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि ये चले गए दोबारा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ये जो मामला था ट्रिब्यूनल्स का 19 अगस्त को इस केस को मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी लार्जर बेंच का हिस्सा है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये फैसला जो है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ये जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हक में नहीं आना, बल्कि काजी साहब करेंगे क्या, ये सहूलतकारी करेंगे। मैं आपको ना आगे चलकर ये जो 3 बड़े इस वक्त पाकिस्तान में लड़ रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा इसके ऊपर भी काजी साहब के आखिरी 50 दिन के हवाले से मैं पूरा एक जायज़ा रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर स्टे दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने 12 जून को 8 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के अहकाम जारी किए। इन ट्रिब्यूनल्स को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम इसमें मुशावरत करें। मुशावरत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे। अब इस पर दोबारा 19 अगस्त को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि मुशावरत में क्या तय पाया और चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पर क्या कह सकते हैं। वो ये कहेंगे ना कि जनाब ये एक आईनी होता है, इनकी तस्लीम मत करें और इनको एक आइन ने मैंडेट दिया है, लिहाजा वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने 26 करोड़ आवाम की बात नहीं सुनी, आपने एक ऐसे शख्स की बात सुनी जो रोज़ाना आइन की पामाली करता है। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो 50 दिन व्यूअर्स, ये एक तरह से सहूलतकारी इनको मुहैया कर रहे हैं। आज का सवाल सबसे अहम ये है कि रियासत बामुकाबला पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की अदलिया, ये सब आमने सामने हैं। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि जब इनका मुकाबला यानी इनके सामने जब पाकिस्तान की आवाम आएगी तो फिर इनके पास क्या तदबीर होगी और ये किस किस्म का एक्शन जो है कर सकेंगे। क्योंकि अगर इन तमाम लोगों के सामने पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इमरान खान की बात करें तो क्या कर रहे हैं, आप सजाएं दे रहे हैं, जेल में रख रहे हैं, केसेस पे केसेस बनते हैं, एक से बरी होते हैं तो दूसरा केस तैयार होता है। ये सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आज भी पावर हाउस जो है वो डाला जेल है। वहीं से आपकी सियासत जो है वो चल रही है और उसका नाम लेकर आप रोजाना जो अपनी सियासत की दुकान को चमकाते हैं। और फिर 9 मई की बयानी के हवाले से आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने लोगों को लॉन्च करके देख लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर देख ली, लेकिन सबूत आप अदालतों में पेश नहीं कर सके, अदालतों को अपने इस बयानी के रंग में नहीं रंग सके। यहाँ से भी एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। और फिर व्यूअर्स, रबर स्टैंप जो इस वक्त पार्लियामेंट है, शहबाज हुकूमत जिन्हें आप कहते हैं बैठ जाओ वो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, यानी यहाँ पर भी आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन यहाँ भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब ये तीनों महाजों से अब जो अगला महाज है वो पाकिस्तान की आवाम का है। अगर उस महाज पर आपका मुकाबला यानी हुकूमत का मुकाबला, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों का मुकाबला, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का अगर आवाम से हो गया तो फिर क्या होगा और फिर कौन सी तदबीर और कौन सी हकीकत
आपके सामने आएगी और फिर किस तरह से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे। व्यूअर्स, आपको मैं ये खबर दे दूं, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले मुतज़ाद इशारों के बाद पाकिस्तान में हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। किसी मुमकिना गैर मामूली इकदाम की बाज़गश्त बुलंद से बुलंद होती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त एक टेम्पलेट बड़े इकदाम के हवाले से बज़ाहिर तैयार हो गया है, जिसकी एक मुमकिना शक्ल टेक्नोक्रेट हुकूमत हो सकती है। मगर असल मसला और सवाल ये है कि इस टेम्पलेट को अगर नाफिज किया जाए और इसके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी इकदाम को सपोर्ट करेगी? क्या जो पब्लिक पल्स और जो अवामी रद्दअमल होगा ऐसे किसी इकदाम पर क्या वो मुस्बित होगा? और क्या सिचुएशन किसी ऐसे नहज पर तो नहीं पहुंच जाएगी जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी और सबके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा? इस टेम्पलेट के बनाए जाने के पीछे 3-4 वजूहात हैं और ये मैं वन बाय वन आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूं। जो सबसे पहली वजह है, जिन लोगों से मेरी बात हुई और जो ज़रा ही बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसकी मौशी कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। 9 मई का बयानिया आप सिरे से बना ही नहीं सके और बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों में इस बयानिए को जो हकीकत में तब्दील करना था वो भी नहीं कर सके। और फिर अदलिया को बज़ाहिर काबू करने में काउंटर करने के हवाले से ये जो तीनों फ्रंट्स हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा शहबाज हुकूमत से नाराज़ नज़र आती है, गैर मुतमईन है और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत से बदजन हो गई है तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसी वजह से अब एक और टेम्पलेट बज़ाहिर बनाकर रख लिया गया है, जिसकी तरफ जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी इशारा किया। अब इसके नफाज के हवाले से और इसके नफाज के बाद जो इसके मुमकिना असरात होंगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर बाकायदा इसे टेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं विद इन द इस्टेब्लिशमेंट और फिर इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हलके हैं और हम ख्याल लोग, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो सकते हैं, दीगर लोग हो सकते हैं, यानी एक निज़ाम बनाकर एक टेम्पलेट जो है वो तैयार कर ली गई है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मामूली इकदाम उठाया गया और कोई बड़ा फैसला कर लिया जाता है तो इसके मुमकिना नताइज क्या होंगे, पाकिस्तान की आवाम कैसे रिएक्ट करेगी, पाकिस्तान में सियासी जमातों की तरफ से इसका कैसा रिएक्शन आ सकता है और फिर शहबाज हुकूमत के खिलाफ क्या चार्जशीट बनाई जाए, क्या रीजनिंग दी जाए कि वो इस हुकूमत से अलग हो और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे तमाम जो इकदाम उठाए जाते हैं इनके ऊपर अपनी मोहर जो है वो लगा दे। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बात एक बता दूं कि सारा कुछ एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब काजी फायद ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनके आखिरी 50 दिन शुरू हो गए और उनको 24 अक्टूबर को रिटायर होना, ये आपने याद रखना है। 25 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाएंगे और आखिरी 50 दिन इस सारी सूरत हाल में खासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। अगर गैर मामूली इकदाम हुआ या शहबाज हुकूमत के हवाले से सूरत हाल को मजीद फेवरेबल बनाना है तो ये 50 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। इन 50 दिनों में जो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा वो ये हो सकता है कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाता है तो वो किस तरह लाया जाएगा, इसकी कोशिश अगर की गई तो फिर इसे कानूनी और आईनी कवर सुप्रीम कोर्ट से कैसे हासिल आप कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त ये होगा कि असम्बलियों की तहलील की सूरत में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जाने की सूरत में या फिर सुमोटो नोटिस लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आप उसे काबू कर सकते हैं और किस तरह से ये फैसला वहां से लिया जाए। मौजूदा हालात में एक मुंतखब हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं है और एक निगरान सेटअप को एक आईनी कवर जो है वो दिया जाए और इस लिहाज से काजी फायद ईसा का बतौर चीफ जस्टिस किरदार बहुत अहम है। मगर दूसरी तरफ आपने याद रखनी है ये बात कि सूरत हाल खासी जो है वो दिलचस्प हो गई है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद इस फैसले में हमने ये देखा कि 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। इसको मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के इकदाम की उन्होंने हमायत की और 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। तो जो नंबर्स गेम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो यकसर तब्दील हो चुकी। 8 जजेस एक तरफ और फिर जो 3 जजेस आपने दोबारा एलिवेट किए वो भी एक तरह से पलड़ा उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और अगर आप शहजाद मलिक साहब को देखें और एक जो दूसरे जज आए लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी उनका ताल्लुक भी इन्हीं के हम ख्याल ग्रुप से है। और फिर जो तीसरे जज थे अब्बासी साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनके हवाले से भी आप देख लें कि उन्होंने क्या फैसला दिया।
और वो क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में इख्तलाफी फैसला उन्होंने लिखा है और उसके बाद दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन किस तरह से सहूलतकारी कर रहा है। डिटेल्ड फैसला नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिया जाता है। व्यूअर्स, बात अब फायज ईसा की नहीं रही। अगर कोई ये सोच भी रहा है कि कहीं बैठकर काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो किसी गैर मामूली इकदाम की हमायत में कोई बड़ा फैसला जारी कर देंगे, कोई आईनी कवर फराहम कर देंगे, तो वो गालिबन गलत सोच रहे हैं। अब एक नया चीफ जस्टिस आने जा रहा है और रवायत है हमेशा से ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने नए चीफ की तरफ देखते हैं और फिर आने वाला चीफ इस बात का तयन करता है कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट किस पॉलिसी पर काम करेगी और पॉलिसी का मुरतब करना भी चीफ जस्टिस की तरफ जो है वो देखा जाता है। व्यूअर्स, नई पॉलिसी के हवाले से इसमें काजी साहब का जो किरदार है वो बहुत ही कम हो जाएगा, महदूद हो जाएगा। और अब असल मसला इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकती है और इस टेम्पलेट के या फिर इस प्लान के नफाज में जो मामलात और जिस तरह से चीज़ों को इस वक्त एक ख़ास डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हैं। और फिर आपने अगर चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नाफिज ना करने और किसी के लिए भी कोई चॉइस नहीं है, इस किस्म की स्टेटमेंट्स वो जारी करते हैं। बल्कि वो यहाँ तक कह रहे हैं, खुलकर ये बात कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले ना सिर्फ मनवाएगी बल्कि वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम आईनी और पार्लिमानी इदारे इन फैसलों को नाफिज भी करें और सुप्रीम कोर्ट की रिट को चैलेंज भी ना किया जाए। ये मामला एक बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद खुलेगी और कम से कम 2 अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, जिसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिटीशन दायर कर दी है गुज़श्ता हफ्ते होने वाली इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से, इस पर फैसला होगा। दूसरा बड़ा फैसला रिजर्व सीट्स के ऊपर हुकूमत की नज़रसानी की अपील का होगा, चूँकि मुमकिन तौर पर अगस्त के महीने के अंदर ही या अगले महीने के आगाज़ ही में जो 8 जजेस हैं अपना तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर देंगे और इस तफसीली फ़ैसले के जारी होने के बाद हुकूमत की जो नज़रसानी की अपील है वो सितंबर में ही फ़िक्स हो जाएगी। समात के लिए जब ये फ़िक्स होती है तो फिर ये देखना होगा कि जजेस क्या फ़ैसला देते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पिटीशन है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से वो भी सुनी जाएगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ही अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पर जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की इसको उठाकर बाहर फेंक सकती है। पार्लियामेंट को ऐसा कोई कानून मंजूर करने का इख्तियार नहीं जो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मबनी हो और वो यानी आपने उसकी जिद में काउंटर करने के लिए एक जजमेंट को फैसला दिया, कानून साजी की और एक शॉर्ट ऑर्डर पर जब कानून साजी की गई और उस वक्त ये भी देखना होगा कि अभी तो फैसला एक शॉर्ट ऑर्डर की शक्ल में मौजूद था, तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, लेकिन आपने दूसरी तरफ इसके ऊपर कानून साजी करके इसे लपेटने की कोशिश की है। और फिर भी इसके साथ साथ माजी का जो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव एलिमेंट था इसको भी देखा जाएगा कि एक कानून साजी उसका इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। व्यूअर्स, 2017 से नाफिजुल अमल आपने इसे कहा कि होगा और मुमकिन तौर पर एक बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल इस कानून साजी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आएगा। हुकूमत को एक बड़ी शिकस्त हो सकती है और पीटीआई की अपील मंजूर होने की सूरत में यह मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको यह भी बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आखिरी 50 दिन और नए प्लान का नफाज एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अदलिया तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अगरचा काजी फायज ईसा इस लड़ाई का हिस्सा नहीं, मगर अब उनके आखिरी 50 दिन में उनके पास अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को कोई बड़ा फेवरेबल फैसला देने की वो काफी हद तक महदूद हो चुकी है और ये सूरत हाल एक बहुत बड़ी लड़ाई, तनाव और मुल्क के अंदर एक कश्मकश की तरफ जो है वो इशारा कर रही है और एक टग ऑफ वॉर आपको नजर आएगी और सब ने जो है वो सींग फंसा ली है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश बनने जा रहा है जिसमें लोग, स्टूडेंट्स, सियासी जमातें, वकला, सिविल सोसाइटी सब सड़कों पर होंगे और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर होंगे। इस एहतजाज की कैफियत में दबाव सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर ही आएगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो आपने वहाँ पर हालात देखे और जिस तरह से आवाम सड़कों पर आए, जब तुलबा सड़कों पर आते हैं और जब ज़िंदगी के दीगर शोबों के लोग भी सड़कों पर आ जाएं तो फिर रियासत को जो है वो झुकना पड़ता है, क्योंकि आवाम के आगे आप लड़ नहीं सकते। आवाम असल में किसी भी इदारे की एक ताकत होती है, जिस तरह फ़ौज ताकत लेती है पाकिस्तान की आवाम से, और अगर जुल्म और बर्बरियत, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, किसी एक फ़र्द की मर्ज़ी को
आप शामिल करने के लिए या इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका एक बहुत ही भयानक नतीजा निकलेगा। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।